हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारा सारथी बैच का लेक्चर नंबर 10 है। पार्ट 10 आ चुका है और आज हम लास्ट पार्ट करेंगे ओबीजी का। अब जितना अभी तक ओबीजी में आपने किया है उसे रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा अब आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, अब हम उठाएंगे एमएसएन में, हम जीआई सिस्टम को उठाएंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। तो आज हम फिर से गायनेकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हमें रहते थे वो आज हम कवर करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देन हम आगे नेक्स्ट जो आएगा वो एमएसएन पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ये कहाँ पे आया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आपका जिपमर स्टाफ नर्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद ब्रेस्ट मॉस। अब देखो ये कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को पकड़ा करो। नर्स केयर कर रही है एक पेशेंट की, जिस पेशेंट में क्या दिख रहा है? ब्रेस्ट मास दिख रहा है। मे हैव टू नो दैट ऑल फॉलोइंग फैक्टर्स। अब उस नर्स को पता होना चाहिए सभी फॉलोइंग फैक्टर्स का आर ट्रू रिगार्डिंग फाइब्रो एडिनोमा। अब ये फाइब्रो एडिनोमा क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अब ये कह रहा है कि एक नर्स जो है वो पेशेंट को, मतलब पेशेंट की देखभाल कर रही है। तो नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद ब्रेस्ट मास, जिसको ब्रेस्ट मास है। मे हैव टू नो अबाउट ऑल फैक्टर, उस नर्स को पता होना चाहिए सभी फैक्टर। किसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए? फाइब्रो एडिनोमा के रिगार्डिंग। अब मतलब यहाँ पे जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो सभी फाइब्रो एडिनोमा के फैक्टर होंगे, किसी एक फैक्टर को छोड़ के, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है ना। यहीं पे एग्जामिनर हमें उलझाता है। ये एक्सेप्ट वाली चीजें मैंने आपको पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाई हैं और बताई हैं। यही एक्सेप्ट नॉट, ये जो नेगेटिव, जो लास्ट पे ये नेगेटिव साउंड वर्ड डाल देता है ना, वहीं पे हम फंस जाते हैं, कॉज हम एक्सेप्ट को नहीं देख पाते और पहला ही हम ऑप्शन जो पढ़ते हैं तो क्या होता है? रबरी नॉन टेंडर मास। तो बिल्कुल फाइब्रोएडिनोमा में रबरी नॉन टेंडर मास होता है, लेकिन हमको बताना है एक्सेप्ट इसको छोड़ के बाकी सब फैक्टर, मतलब वो एक फैक्टर ऐसा होगा जो बिल्कुल भी फाइब्रोएडिनोमा में नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? मूव्स फ्रीली इनसाइड ब्रेस्ट, मतलब जो ये फाइब्रोएडिनोमा या ब्रेस्ट मास है ये ब्रेस्ट के अंदर फ्रीली मूव कर पाता होगा। इनसाइड ब्रेस्ट तो बिल्कुल हाँ करता है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने ये फाइब्रोएडिनोमा टॉपिक पढ़ा होगा वो तो आसानी से आंसर दे पा रहा है, बट जिसने नहीं पढ़ा है वो घबराए ना। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो थ्योरी जो है, आप बीएससी में, जीएनएम में, पोस्ट बीएससी में थ्योरी अच्छी खासी पढ़ लेते हो, बट होता क्या है वहां पे तो थ्योरी एग्जाम होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जब आप नॉर्थ सेट, डी ट्रिपल एस बी या जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो सीएचओ का है या किसी भी स्टेट का कोई भी नर्सिंग एग्जाम है, वहां पे आपको एमसीक्यूज जो आते हैं वो किस लेवल तक आते हैं, क्या आते हैं, बस वो हमारी एक जो अप्रोच है कि आपको वो समझाया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अकर्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। अब ये कह रहा है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। अब याद रखना प्री मेनोपॉजल वुमेन में देखा जाता है फाइब्रोएडिनोमा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में इसने पोस्ट लिखा है तो मतलब ये गलत है। दैट मीन्स एक्सेप्ट वाला ही हमें ढूंढना था, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। नो ट्रीटमेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वक्त समय के साथ ये खुद ठीक हो जाता है। और एक्सीजन बायोप्सी इज यूजुअली डन, यूजुअली हम इसकी बायोप्सी भी करवाते हैं, बिकॉज कहीं कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, वो देखने के लिए बायोप्सी भी करवाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब हम समझेंगे कि फाइब्रो एडिनोमा होता क्या है, तो ध्यान से देखना इस स्लाइड को, काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है एक्सप्लेनेशन में। तो फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम फाइब्रोसिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। फाइब्रोएडिनोमा को और क्या कहते हैं? फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, और आल्सो रेफर्ड एज ब्रेस्ट माउस, या इसको हम ब्रेस्ट का चूहा, ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। तो तीन नाम आगे। फाइब्रोएडिनोमा करके पूछा हुआ है तो अब क्या क्या करके पूछ सकता है? फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज करके पूछ सकता है, या ब्रेस्ट माउस कहते हैं। ये होते क्या है? और सॉलिड बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर, ये ब्रेस्ट के सॉलिड बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। अब बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है कि बिनाइन एक जगह अभी पैक्ड है, मैलिग्नेंट जब उस पैक्ड से बाहर आके आगे फैल रहा है। बाकी ओंकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे वहां डिटेल में समझेंगे। ब्रेस्ट ट्यूमर विच मेनली अफेक्ट प्री मेनोपॉजल वुमेन, ये ऑप्शन नंबर 4 दिया था ना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है? प्री मेनोपॉजल वुमेन, और वहां ऑप्शन में पोस्ट मेनोपॉजल लिखा था तो वो बिल्कुल गलत था। तो कॉमन ड्यूरिंग ट्वेंटीज, कब होता है ये? तो ट्वेंटीज की एज में ये कॉमनली देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी फाइब्रोएडिनोमा के लेके? इट प्रेजेंट्स विद पाल्पेबल फॉर्म, पाल्पेबल फॉर्म है, ठीक है, मूवेबल है, स्मूथ है, रबरी है,
ठीक है। रबरी आर हार्ड, रबरी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। लाइक पी आर ग्रैप साइज, मटर के दाने की जितना या अंगूर के दाने की जितना ब्रेस्ट लंप देखने को मिलता है। ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ केसेस, ज्यादातर केसेस में इट श्रिंक्स, ये खुद से श्रिंक हो जाता है, एंड डिसअपेयर ओवर अ टाइम, टाइम के साथ साथ ये खुद से श्रिंक होता है, छोटा होने लगता है और डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है टाइम के साथ। सो नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, और इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। तो ये एक फाइब्रो एडिनोमा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे और क्वेश्चन बन सकते हैं। अब किस तरह का क्या होता है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फाइब्रो एडिनोमा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में सिस्ट से यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं इसको, ये फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है, यहाँ पे फाइब्रोएडिनोमा है, तो ये पाल्पेबल है। ठीक है, फिंगर्स टच करके देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पूरा हैंड टच करके यहाँ पे चेक किया जा रहा है, पाल्पेबल है। क्लियर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2010 का है। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ वुमेन टू रिप्रोड्यूस। अब बताओ, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी उस वुमेन की जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? क्या स्टेरिलिटी कहते हैं, क्या फर्टिलिटी कहते हैं, क्या इनफर्टिलिटी कहते हैं, या क्या प्राइमरी स्टर्लिटी कहते हैं? तो आपको पता है कि एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी पूछ रहा है हमको ये, ठीक है, एबिलिटी ऑफ वुमेन टू रिप्रोड्यूस, तो हम इसको क्या कहेंगे? फर्टिलिटी कहेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर एबिलिटी, अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए स्टर्लिटी क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है और प्राइमरी स्टर्लिटी क्या है। तो तीनों आप मुझे कमेंट में बताओगे, स्टर्लिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है और प्राइमरी स्टर्लिटी क्या होता है। तीनों आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं उनके कमेंट्स अटैच करूंगा। इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कि हर वीडियो में उनका कमेंट, मतलब जो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ उसका वो आंसर जरूर देते हैं। इसके अलावा जो हम मॉक, जो हम एमसीक्यू ड्रिल पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, 50 क्वेश्चन रोज डेली आते हैं, उनके आंसर्स वो कमेंट में जरूर करते हैं जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस के भी आंसर वो बच्चे देते हैं, टेलीग्राम पे भी देते हैं। और यूट्यूब के अंदर जो पोस्ट है बेटा, आपको मैं बोल रहा हूँ, जो वो आंसर दे रहे हो, 2-3 बच्चे हैं और 2-3 ही कश्मीर से हैं, ठीक है, कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं। वो 3-4 बच्चे जो हैं हर वीडियो, इतने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, और तुम्हारा सिलेक्शन होगा बेटा, तुम्हें स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं उनके वो अटैच करना, मुझे अब नाम याद नहीं है, शायद एक आबिरू असरा करके एक स्टूडेंट है और एक फाइमा जान करके है, और भी कुछ कुछ हैं, सॉरी मैं बाकी कुछ कुछ के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट ये 2 नाम मुझे फ्रीक्वेंटली इसलिए याद आ गए बिकॉज मैं इनके कमेंट्स देखता रहता हूँ, और टीम भी मुझे कहती है कि ये स्टूडेंट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, ये हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, इसी तरह से पढ़ते रहो, जरूर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये भूल जाओ कि एग्जाम अभी जल्दी आने वाला है, जो भी है एग्जाम जब भी होगा, सिलेक्शन तुम्हारा होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम डी ट्रिपल एस बी अगस्त 2019 में है और आरआरबी 2019 में, दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, ये कह रहा है कि अब इनेबल होगी फीमेल, तो इनएबिलिटी कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, ऑफ रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, रेगुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ, अनप्रोटेक्टेड, अब अनप्रोटेक्टेड मतलब किसी कॉन्डोम का यूज नहीं हुआ, किसी बैरियर का यूज नहीं हुआ, बाय कॉन्ट्रासेप्शन, और द इनएबिलिटी टू कैरी ए प्रेगनेंसी टू टर्म इज नोन एज, अब इसको क्या कहेंगे, इसको सीधा इनफर्टिलिटी कहेंगे, तो ज्यादा इसमें क्या सोचें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफर्टिलिटी। एमेनोरिया क्या हो गया, ओवम का नहीं, एमेनोरिया क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में पढ़ा चुका हूँ, डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स रायपुर सेट 3 में आया हुआ है, स्टाफ नर्स अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वट डज इनफर्टिलिटी मीन, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हो गया, क्या इनफर्टिलिटी फेलियर टू कंसीव होता है, तो बिल्कुल हाँ, फेलियर टू कंसीव होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी फीमेल कंसीव ही नहीं कर पा रही, फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही, तो ये इसका ये आंसर है इसका। यूट्राइन फाइब्रोस बिल्कुल नहीं, प्रेगनेंसी एट 8 वीक, ये भी नहीं, प्रेगनेंसी तो होती नहीं है, कंसीव तो होता ही नहीं है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्यों टिक किया था, डायरेक्टली यहाँ कर सकता था। कॉज हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके सारे आप ऑप्शंस को पढ़ो। एग्जामिनर क्या करता है ना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन इजी दे देगा और इजीली उसका आंसर जो है ना वो पहला डाल देगा, बट उसका आंसर वो मोस्ट रेलेवेंट नहीं होगा, आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा गेम हुआ करता था कि एमसीक्यू जो आते थे ना, एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता था और उसके जो ऑप्शन होते थे ना, चार चार ऑप्शन में से ए बी सी डी में से एक आंसर होता था, ठीक है, और चार जो है, तीन जो है टोटली रॉन्ग होते थे और एक जो है वो ठीक होता था।
आज की डेट में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है, अब लगभग 3 ठीक होते हैं और एक ही गलत होता है। तो सर अब 3 ठीक होते हैं तो हमको 3 टिक लगाने नहीं लगाना, तो एक ही आंसर है। उन 3 में से मोस्ट एक्यूरेट देखा जाएगा, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट रिलेवेंट, ठीक है, मोस्ट रिलेवेंट आंसर को देखा जाएगा, ये याद रखना। समझ आ गया? तो इसीलिए मैं जो आपको अभी से ये खुद भी सॉल्व करते टाइम, क्वेश्चन करवाते टाइम आपको मैं ये प्रैक्टिस अभी से डलवा रहा हूँ, कॉज एग्जाम में ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे ना तो आपको भी बहुत बार ऐसा होता होगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एएसआईसी स्टाफ नर्स जो है, एएसआईसी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है ये, भुवनेश्वर 2010 में पूछा गया है ये। भिवाड़ी, सॉरी मैं भुवनेश्वर इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, भिवाड़ी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एएसआईसी में। तो क्वेश्चन क्या है, कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इनटू फीमेल। अब ये कह रहा है कॉमन कॉज बताओ, क्या सबसे ज्यादा कॉमन कॉज देखा जाता है इनफर्टिलिटी जो फीमेल में हो रही है, उसका कॉज क्या है? तो क्या ओवेरियन डिस्फंक्शन, ओवरी में अगर डिस्फंक्शन होगा इससे होगा, बिल्कुल सर इससे हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है क्या? हार्मोन ही बैलेंस में नहीं है तो इससे भी तो हो सकता है, हाँ इससे भी हो सकता है। यूट्राइन, देखो सेम जो मैंने कहानी पीछे बताई ना, वही कहानी अब आ गई, आंसर दो दो सेम निकल गए ना, ठीक निकल गए ना। तो यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, यूट्रस ही अगर एबनॉर्मल नहीं है तो कहाँ से कंसीव होगा भाई, इनफर्टाइल मानी जाएगी, ठीक है। और पेल्विक इन्फ्लेमेशन, ये इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट जो 3 ऊपर वाले ना, अब इनमें हमने क्या ढूंढना है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर, मोस्ट रेलेवेंट। तो याद रखना ओवरीज ही, अब देखो हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्राइन एबिलिटी ये सेकेंडरी हो गए, बट प्राइमरी जो है ना, मेन काम किसका है, इनफर्टिलिटी, फर्टाइल फर्टिलाइजेशन हो किसकी रही है, ओवम की हो रही है, सेकेंडरी ओसाइट की हो रही है। तो प्राइमरी फोकस किस पे करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे करेंगे। तो प्राइमरी जो है वो आपका ओवरीज आ जाती है, तो ओवरी डिस्फंक्शन इसका आंसर आता है। तो याद रखना कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इनटू फीमेल जो है वो क्या है, ओवरी डिस्फंक्शन। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और भी कुछ चीजें हमें पता चलेंगी। क्लियर? अब देखो, कॉजेज ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी इन वुमेन इंक्लूड ओवेरी इंक्लूड ओवुलेटरी फेलियर ड्यू टू डिस्फंक्शनल ओवरी। अब ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी इन वुमेन इंक्लूड ओवुलेटरी ओवुलेटरी फेलियर, ओवुलेटरी फेलियर मतलब ओवम ही नहीं बन रहा है या उसमें ओवुलेशन नहीं हो रही है, ड्यू टू डिस्फंक्शनल ओवरी, ओवरी ही डिस्फंक्शनल है जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रही, ओवम बाहर नहीं आ रहा। ओवरी का मेन काम है क्या, ओवरी के दो ही तो मेन काम है, एक तो सेक्स हार्मोन को बनाना और दूसरा काम क्या है, ओवम को देना, एग को देना। और यहाँ पे ओवुलेटरी फेलियर हो रहा है ओवरी में, समझ आ गया, वो चीज हमको बता रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू डिस्फंक्शनल ओवरी, ठीक है, मोस्ट कॉमन ये देखा जाता है। नेक्स्ट है यूट्राइन एनोमलीज, यूट्राइन एनोमलीज जैसे टर्नर सिंड्रोम्स में देखी जाती हैं, एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी आ जाते हैं कॉमन में, ठीक है, किस में आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन में ये भी आ जाते हैं, बट ये ऑप्शन में थे नहीं। तो ओवरी जैसे आएगा तो ओवरी मोस्ट रेलेवेंट आंसर आ जाएगा, ओवरी डिसफंक्शनिंग इसका आंसर आ जाएगा। कॉजेज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अब ये प्राइमरी थे पहले वाले, अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इन वुमेन इंक्लूडिंग ट्यूबल स्कारिंग। अब ट्यूबल स्कारिंग का मतलब जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कोई दिक्कत हो रही है, स्कारिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आफ्टर एसटीआई, एसटीआई के बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में ट्यूबल स्कारिंग होती है, ट्यूबरक्लोसिस में भी आपकी ट्यूबल डैमेज होती है, ठीक है। उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस में, कैंसर्स में एंड कीमोथेरेपीज में। अब इनसे भी क्या हो सकता है, इनसे भी इनफर्टिलिटी बन सकती है, बट ये सब कौन से कॉज आ गए, ये सेकेंडरी कॉज आ गए, हमको मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज पूछा था, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाता है, ओवेरियन डिसफंक्शन। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एग्जाम में कहाँ पे पूछा गया है ये, आरयूएचएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवेरियन फैक्टर दैट अफेक्ट फीमेल फर्टिलिटी। अब हमको कौन सा फैक्टर पूछा है, ओवेरियन फैक्टर। जो मैं ये सर्कल कर रहा हूं ना, यही क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड को पकड़ा करो, हमेशा क्वेश्चन में कीवर्ड को पकड़ा करो। जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड था, कॉमन कॉज इनफर्टिलिटी पूछा था, ठीक है, इन फीमेल पूछा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, कॉमन कॉज इनफर्टिलिटी इन मेल, मेल बन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या था, व्हाई डज इनफर्टिलिटी, व्हाट डज इनफर्टिलिटी मीन। तो कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो, कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो, तब जाके आंसर की तरफ आप बढ़ पाओगे। तो ओवेरियन फैक्टर ये पूछ रहा है हमको कि बताओ इनमें से कौन सा ओवेरियन फैक्टर जो अफेक्ट करता है फीमेल की फर्टिलिटी को। हमें ये तो पता चल गया
कि फीमेल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं ओवेरियन फैक्टर्स, बट ये कह रहा है कौन सा। तो पहला क्या है, ट्यूबल एडिशन। अब देखो बात तो ओवेरियन फैक्टर की हो रही है, ये तो ट्यूब में चले गया तो सरासर गलत है। ट्यूबल एडिशन, एडिशन मतलब जुड़ गई ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब जुड़ रही हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। एंडोमेट्रियल ट्यूमर, अरे एंडोमेट्रियम तो यूट्रस के अंदर आ गया, हमें ओवेरियन फैक्टर पूछा है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, ये फिर एंडोमेट्रियम में चले गया, हमें ओवेरियन पूछा है। तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, अब देखो इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल मतलब हार्मोन की बात हो रही है, समझ आ गया ना। हार्मोन कहाँ एक्ट करते थे, तो ओवरीज में, ओवरी में एक्ट कर रहे हैं हार्मोन, ठीक है। तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, इसका आंसर आ जाता है ये प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इज इट क्लियर। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि प्रोलैक्टिन कहां से सेक्रेट होता है। क्लियर, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखो, हाइपर हाइपर प्रोलैक्टिनमिया, हाइपर सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, इसी को हाइपर सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन कहते हैं, या हाइपर प्रोलैक्टिनमिया, ठीक है। इन फीमेल कॉजेज एमेनोरिया, क्या हो रहा है फीमेल में, एमेनोरिया हो रहा है। एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना, ठीक है। ग्लेक्टोरिया, डिक्रीज लिबिडो, लिबिडो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो सेक्सुअल अर्ज थी या सेक्सुअल ड्राइव थी वो डिक्रीज हो रही है, एंड इनफर्टिलिटी हो रही है। इन मेल इट इज काज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल्स में अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा हो तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब जो पेनिस होता है वो प्रॉपरली इरेक्ट नहीं होता, तो क्वाइटस परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो मेल क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल जैसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है आपका, एग्जाम केरला पीएससी में पूछा गया है। ये जूनियर पीएचएन कुछ ग्रेड सेकंड है, फेब 2023, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, लगभग 2-3 साल पहले ही। तो क्या पूछा गया है देखो जरा, फॉलोइंग आर यूज्ड इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अब ये कह रहा है, अब देखो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, मैंने इसको सर्कल कर रहा, कीवर्ड है, और बड़ा सर्कल किसको, ये वाला जो मेन सर्कल है एक्सेप्ट, इसको छोड़ के ये कह रहा है फॉलोइंग आर यूज इन इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम इनको यूज करते हैं, किसको यूज नहीं करते हैं हमको वो बताना है, क्योंकि एक्सेप्ट है ना, इसको छोड़ के हम बाकी यूज करते हैं। क्या तो क्या हम एलएच को यूज करते हैं, एलएच को यूज करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, बिल्कुल, एलएच तो ओवेरियन साइकिल में यूज होता है। जीएनआरएच, यही तो एफएसएच एलएच को निकलवाता है, ये करते हैं। प्रोलैक्टिन, अभी हमने पढ़ा कि प्रोलैक्टिन जो है ये क्या कर देता है, ये तो एमेनोरिया की कंडीशन ले आता है, ठीक है। तो ये इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है, ना कि कम करता है, ठीक है। क्लोम्पिफिन, ये ड्रग मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। इस ड्रग के बारे में मैंने बताया, ये क्या करता है, ओवुलेशन को इंड्यूस करवाता है, ओवुलेशन करवाता है, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी इसका वो था, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ साइड इफेक्ट देख लो, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन इज काज ऑफ इनफर्टिलिटी, नॉट ट्रीटमेंट, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोलैक्टिन जो है वो कारण है किसका, इनफर्टिलिटी का, प्रोलैक्टिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, समझ आ गया। अगर कोई इनफर्टाइल है तो प्रोलैक्टिन दे रहे हो, वाह, ठीक है, वो तो आपने फिर काम ही खत्म कर दिया उसका, समझ आ गया ना। ठीक है। अब पीजीआई रोहतक का अगर मैं बात करूं, पीजीआई रोहतक में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फाइब्राइड यूट्रस से है, तो यूट्रस में फाइब्राइड कंडीशन बनी हुई है, तो फाइब्राइड यूट्रस इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। फाइब्राइड यूट्रस, ये कह रहा है कि फाइब्राइड, अब जिसने टॉपिक फाइब्राइड यूट्रस का पढ़ा होगा, इजी है, आराम से आंसर दे सकता है। ये कह रहा है कि फाइब्राइड यूट्रस इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फाइब्राइड यूट्रस की हमको कंडीशंस दी हुई हैं, एक्सेप्ट बताना है हमें, इसको छोड़ के बाकी कंडीशंस है। तो मिनोरेजिया हो जाता है फाइब्राइड यूट्रस में, हैवी ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल होती है सर। इनफर्टिलिटी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अबे फाइब्राइड यूट्रस है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई लेना देना नहीं है तो मतलब ये नहीं आएगा, तो हमको एक्सेप्ट ही तो पूछा था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसमेनोरिया, तो हाँ पेनफुल ब्लीडिंग तो होती है, समझ आ गया। तो फाइब्राइड यूट्रस के अब आपको काजेज भी पता चल गए, तो फाइब्राइड यूट्रस में क्या क्या होता है, फाइब्राइड यूट्रस में क्या क्या होता है, तो मेनोरेजिया होता है, इनफर्टिलिटी होती है, और डिसमेनोरिया होता है। अब समझते हैं फाइब्राइड यूट्रस को ध्यान से, अच्छे से देखते हैं फाइब्राइड यूट्रस क्या है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फाइब्राइड यूट्रस, क्लियर। फाइब्राइड यूट्रस, इसको हम क्या बोलते हैं, और यूट्राइन लियोमायोमा। फाइब्राइड यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, यूट्राइन लियोमायोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर। ये क्या है, ये एक बिनाइन ट्यूमर है ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का बिनाइन ट्यूमर है ये, ऑफ स्मूथ मसल ओरिजिन। कौन सी का है ये, तो स्मूथ मसल ओरिजिन होता है। इट इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक, ये मोस्ट कॉमन है, याद रखना, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक कौन सा हो गया, तो फाइब्राइड यूट्रस हो गया।
इट इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग मिडिल एज एंड लेटर रिप्रोडक्टिव एज, मतलब ये सबसे कॉमन कहाँ कब देखा जाता है, ये मिडिल एज में देखा जाता है और साथ में लेटर रिप्रोडक्टिव ईयर्स मतलब मेनोपॉज के दौरान, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ईयर मतलब मेनोपॉज के बाद समझ लो, और ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज, या तो चाइल्ड बियरिंग एज में रिप्रोडक्टिव में भी और आफ्टर रिप्रोडक्टिव लेट रिप्रोडक्टिव में भी देखा जाता है। इट में कॉज एंडोमेट्रियोसिस, ये एंडोमेट्रियोसिस करवा देता है, एबनॉर्मल और पेल्विक मास एब्डोमिनल और पेल्विक मास, एब्डोमिनल में या पेल्विस में मास एबनॉर्मल हैवी, तो मतलब मास देखने को मिलता है कहाँ, एब्डोमिन में देखने को मिलेगा, पेल्विस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। प्रोलॉन्ग्ड और पेनफुल पीरियड, तो इसमें फाइब्राइड यूट्रस में ये सिम्टम्स बता रहा है उसके कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखो और क्या हो रहा है इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड और पेनफुल पीरियड हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो रही है और पेनफुल भी हो रहे हैं। तो मिनोरेजिया, मैंने लास्ट लेक्चर्स में मिनोरेजिया वगैरह पढ़ा दिया है, ठीक है, यहाँ पे तभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और मैंने एंडोमेट्रियोसिस वगैरह ये भी बोल के रखा हुआ है। जो बच्चा डायरेक्टली अभी ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज, लगभग 9 लेक्चर इससे पहले मैं करवा चुका हूँ, उन लेक्चर्स को भी देख लो, बाद में अपना एक परसेप्शन बनाना कि ये तो आधी आधी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक चीज को बेस से मैंने करवाया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो, फिर देन आगे आगे बढ़ो, ठीक है। इनफर्टिलिटी ओनली इन सबम्यूकोसल फाइब्राइड, अब देखो heavy prolonged or painful period, menorrhagia, infertility only in submucosal fibroid, frequent urination frequent हो रही है, dyspneunia मतलब पेनफुल क्वाइटस हो रहा है, और पेल्विक पेन, और पेल्विक पेन भी इसमें देखने को मिलती है। यूट्राइन फाइब्राइड्स आर नॉट कैंसर, यूट्राइन फाइब्राइड को कैंसर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये कैंसर नहीं होता है। एंड दे ऑलमोस्ट नेवर टर्न इनटू कैंसर, ये कैंसर भी नहीं होता है और ये प्री कैंसरस स्टेज भी नहीं मानी जाती है, मतलब ये कैंसर में टर्न भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीजीआई रोहतक स्टेटनर्स 2015 का क्वेश्चन है। फाइब्राइड कॉज ऑल, फाइब्राइड क्या क्या कॉज करता है एक्सेप्ट, अभी मैंने कॉजेस सारे बता दिए आपको। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी करता है, बिल्कुल करता है। इनफर्टिलिटी करता है, बिल्कुल करता है। एमेनूरिया, आ ही नहीं रहे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। एब्डोमिनल मास, हाँ बिल्कुल एब्डोमिनल पेल्विक मास पढ़ा, तो एक्सेप्ट ही तो पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या हर चीज एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, एम्स पटना में पूछा गया है, एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 का क्वेश्चन है ये फैब का। द यूट्राइन फाइब्राइड इज एसोसिएटेड विद, ये कह रहा है कि जो यूट्राइन फाइब्राइड है ये किससे एसोसिएटेड है। अब देखो बात यूट्रस की हो रही है, यूट्राइन फाइब्राइड की हो रही है, इतना दिमाग लगाओ यूट्रस में ही कुछ होगा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम यूट्रस का पार्ट है ना, तो एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट ओवेरियन कैंसर, ओवरी की बात तो हो ही नहीं रही है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बिल्कुल नहीं। एमेनोरिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस इज द आंसर, क्योंकि एंडोमेट्रियम में हो रहा है, समझ आ गया। तो यूट्राइन फाइब्राइड जो है वो एसोसिएटेड किसके साथ है, एंडोमेट्रियोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में ना आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जैसे इस क्वेश्चन में यूट्रस के बारे में था, तो ओवरी शोवरी तो वो तो नहीं आएगा, तो यूट्रस के दिमाग आप जिसको पता होगा यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, ठीक है, तो वो आंसर बना देगा इजीली। एग्जाम यूपीपीएससी यूपी स्टाफ नर्स 2017 का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइब्राइड यूट्रस इज मोर कॉमन इन, जो फाइब्राइड यूट्रस है ये सबसे ज्यादा कॉमनली कहाँ देखा जाता है, नली पैरस वुमेन में। अब नली पैरस क्या हो गया, जिसके अभी कोई जो ऑफस्प्रिंग नहीं है। पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन में देखा जाता है, मल्टी पैरिटी में देखा जाता है, या आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज में देखा जाता है। याद रखना ये जो फाइब्राइड यूट्रस है ये हमको रिप्रोडक्टिव, हमने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव, और जो मिनोपॉजल एज वाली थी वो, मतलब ये याद रखना हमेशा कि ऑप्शन डी इसका आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज वाले में हम फाइब्राइड यूट्रस मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है, नली पैरस में नहीं, पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन में नहीं, और मल्टीपैरिटी में भी नहीं, आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज में हमको देखने को मिलता है क्या, फाइब्राइड यूट्रस देखने को मिलता है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर रेगुलरली लेक्चर लाओ, तो एक्चुअल में दिक्कत ये है यार कि रेगुलरली लेक्चर नहीं आ सकते, उसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले बैकएंड पे पूरी पीआर यादव उसकी स्लाइड्स, ये स्लाइड्स बनानी पड़ती है ना, इसको एडिट भी करना पड़ता है, रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी ऑफलाइन जो ऑफलाइन काम चल रहा है वो भी है, बाकी बैचेस भी देखने होते हैं। तो अभी के टाइम पे तो यार वीक की 2 वीडियोस आ रही थी, अब तो हो गया, अब जो स्टार्ट हो गया वीक की 3 हम डालनी स्टार्ट कर दी है हमने। अभी मंडे को आया,
फिर अब ये क्या कहते हैं इसको, एक दिन छोड़ के वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे। अभी हम ऐसे कर रहे हैं, लगभग 1-1.5 महीना तो ऐसे ही चलेगा। उसके बाद कोशिश करेंगे जब हमारे पास थोड़ा बल्क में रिकॉर्ड हो जाए या कुछ वैसा स्ट्रेटजी बने, तो हम रोज की एक लेक्चर भी लाना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ईमानदारी के साथ जो आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो करते रहो। आप ये मत सोचो कि ये कब खत्म होगा, हमको खत्म नहीं करना है, हमको कंप्लीट करना है, दिमाग में ब्रेन में सेट करना है सारी चीजों को। हमको यहाँ पे हम खत्म करने नहीं आए सिलेबस को। पीआर यादव तो पढ़ी हुई है, बथेरी पीआर यादव आपके पास पढ़ी होगी, आप उसको पढ़ रहे हो, बट उसको पढ़ना किस तरह से है, वहां से चीजें कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको हम ढंग से पढ़ें, किन पॉइंट्स को हमको ज्यादा ध्यान से देखना है, वो सारी चीजें आपको ऐसे ही लेक्चर्स में पता चलेंगी। क्लियर? और कुछ को ये कंसर्न है कि सर ये ऐसे तो कंप्लीट ही नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज स्टार्ट हुई है वो कंप्लीट जरूर होगी। अभी आप यूट्यूब पे देखोगे पीआर यादव बहुत सारे टीचर्स ने स्टार्ट करी है, कुछ लेक्चर्स के बाद वो उन्होंने उसको छोड़ दिया है। लेकिन हमारा ये खुद का एक वो खुद से कमिटमेंट है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम 2 महीने में 3 महीने में कंप्लीट करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा है कि 6-8 महीने लगेंगे। तो कोशिश हमारी रहेगी कि थोड़ा जल्दी, बट जल्दी के चक्कर में हम अपनी क्वालिटी को कम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ठीक है? जल्दी के चक्कर में नहीं। और पहले मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी आपने अगर एम्स प्री का एग्जाम दिया होगा ना, तो माइनर सब्जेक्ट के बताओ मुझे क्या क्वेश्चन आया वहां पे? कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के पीछे पागल पड़े हुए हो, कोई क्वेश्चन नहीं आया वहां से। ठीक है? फार्माकोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सॉरी साइकोलॉजी आपकी सेक्रेटरी से क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। आप सोशियोलॉजी के पीछे पड़े हुए हो, आप साथ में अपनी फार्मा के पीछे पड़े हुए हो, है ना? जो माइनर माइनर सब्जेक्ट है उनके पीछे पड़े हो, नहीं मेजर सब्जेक्ट से ओबीजी ने मजे लूट लिए, साइकेट्री ने तो धुआं ही उड़ा दिया है इस बार। ठीक है? तो ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये 5 सब्जेक्ट मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ओबीजी है। उसके बाद आपका एमएसएन आ गया। ठीक है? ऑप्शन गाइनी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है? ये 4, और उसके बाद पीडिया। ठीक है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये 5 जो है मेरी प्रायोरिटी रहेंगी। ये मेजर सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे ओबीजी है, नंबर 2 पे एमएसएन है, नंबर 3 पे एफ1 है, नंबर 4 पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, नंबर 5 पे पीडिया नहीं है, नंबर 5 पे आपकी साइकेट्री मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। ठीक है? और नंबर 6 पे पीडिया है। पहले हमें ये वाले पोर्शन को करना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बीच में ये मत बोलो कि सर उसके सोशियोलॉजी के करवा दो, फार्मा पढ़ा लो। नहीं, पहले ये सब चीजों को हमने करना है, पहले इनको हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेयर विद मी, जिस तरह से मैं चीजों को बता रहा हूँ उस तरह से करने की कोशिश करो, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है? आप यहाँ वहां मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो प्लीज। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, भरोसा रखो और करते जाओ। दैट्स इट। ठीक है? जितना मुझसे हो रहा है, जितना मेरी टीम से हो रहा है, उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। और कोशिश हम कर रहे हैं कि और ज्यादा कंटेंट को रिकॉर्ड किया जाए, और ज्यादा तरीकों से आप तक कंटेंट को डिलीवर किया जाए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम आने ही वाला है। नर्सिंग, मैंने आपको कहा ना, आपने कोर्स कंप्लीट किया है ना, जब तक अब जॉब नहीं लगती है तब तक आपको अपनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन इस तरह से, पीजीआई रोहतक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टाफ नर्स 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? हिस्टेरो सेल्फिंजोग्राफी। हाँ, हिस्टेरो मींस यूट्रस, तो हिस्टेरा का मतलब हो गया यूट्रस, सेल्फिंगो का मतलब हो गया फेलोपियन ट्यूब, ग्राफी का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है? हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी कैन डायग्नोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी हमने की, ये सभी को डायग्नोज कर रहा है इनमें से, एक्सेप्ट, वापस से क्वेश्चन में देखो, ये जो एक्सेप्ट है ना यार, इस एक्सेप्ट ने मेरे को काफी ज्यादा खुद परेशान कर किया था मेरे टाइम पे, और ये बहुत परेशान करता है। तो ये एक्सेप्ट, इसको छोड़ के तो आंसर में क्या क्या है देखो जरा। एंडोमेट्रियल पॉलिप को देख सकते हैं इससे, हम सब म्यूकोसल फाइब्राइड को देख सकते हैं इससे, सब सिरस फाइब्राइड को देख सकते हैं इससे, यूट्राइन सेप्टम को देख सकते हैं। तो सेप्टम तो बाहर वाली चीज है, इसको तो हम देख ही सकते हैं। ठीक है? उसके बाद सब म्यूकोसल फाइब्राइड को भी देख सकते हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप को भी देख सकते हैं। हम किसको नहीं देख सकते? जो सब सिरस फाइब्राइड होता है ना, ये बीच में होता है, इसको हम नहीं देख सकते। ठीक है? सॉरी, बीच में नहीं, सब सिरस मतलब सबसे बाहर होता है, आउटर साइड होता है, वह हम तो अंदर से देख रहे हैं। तो ये इसका ऑप्शन सी जो है, इसका क्या आ जाता है? करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है? तो बाकी इसके आंसर नहीं है, मतलब फर्स्ट भी नहीं, सी भी नहीं, एंड डी भी नहीं। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। किस तरह से बी इसका करेक्ट आंसर है
उसके मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और डायग्राम से भी समझाऊंगा कि कैसे जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो किस तरह से रेलेवेंट है। एक्सप्लेनेशन आप इस क्वेश्चन की देख सकते हो। हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी, हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी प्रोसेस क्या है जिसमें हम डाई का यूज करते हैं हम। चलो आगे पढ़ के बताता हूँ। इसको और क्या कहते हैं, मेट्रोसल्फिंगोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, मेट्रोसल्फिंगोग्राफी इज द रेडियोग्राफी ऑफ द यूट्रस। इसमें हम रेडियोग्राफी करते हैं किसकी, यूट्रस की, एंड ओविडक्ट्स की। ओविडक्ट्स क्या हो गया, उन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स की बात हम कर रहे हैं। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ए कंट्रास्ट मीडियम। अब देखो कंट्रास्ट मीडियम को हमको डालना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम बोन्स की एक्सरे करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बोन से एक्सरे क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्सरेज गुजारेंगे, बोन से वो पास नहीं होगी, तो जो पीछे फिल्म है उस पर क्या छप रहा है, हमारे बोन का स्ट्रक्चर छप रहा है। लेकिन यूट्रस तो हॉलो है, फेलोपियन ट्यूब तो हॉलो है, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें उसमें डाई इंसर्ट करनी पड़ती है, डाई इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो कंट्रास्ट को हम इंजेक्ट करते हैं, तब जाके हम उसकी जो है रेडियोग्राफी कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइब्राइड्स। 3 तरह के फाइब्राइड्स देखे जाते हैं अकॉर्डिंग देयर लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे। और इंटरम्यूरल फाइब्राइड, अब पहले आ गया इंटरम्यूरल फाइब्राइड जो विद इन मसल ऑफ यूट्राइन वॉल होता है। अब डायग्राम भी यहां साथ साथ देखते रहो। अब यहाँ पे देखो इंटरम्यूरल वाला जो है, इंटरम्यूरल वाला देखो यहाँ पे, कहाँ पे इंटरम्यूरल, एडजस्ट नहीं हो रही है, हाँ ये देखो इंटरम्यूरल फाइब्राइड यहाँ बीच में, क्लियर। उसके बाद सब म्यूकोसल फाइब्राइड देखो यहाँ पे म्यूकोसा के पास है, ठीक है, सब म्यूकोसल फाइब्राइड। अब ये सब म्यूकोसल जो है ना, ये अंदर यूट्रस के अंदर, मतलब अंदर भी हैंग करता है, ये आ गया। सब सिरस फाइब्राइड देखो, सब सिरोसल फाइब्राइड देखो सबसे बाहर वाली तरफ है। तो अब जो हम देख रहे हैं वो हम यहाँ अंदर वाली तरफ देखेंगे, तो ये काफी बाहर है ना, तो ये नहीं दिखता है। समझ आ गया। तो इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। अभी फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, कॉज मैं पहले थ्योरी आपको बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे लिखी हुई एक्सप्लेनेशन। 3 तरह के फाइब्राइड है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। और इंटरम्यूरल फाइब्राइड, एक इंटरम्यूरल फाइब्राइड है जो विद इन मसल ऑफ यूट्राइन वॉल होता है। दूसरा सब म्यूकोसल फाइब्राइड होता है जो इन म्यूकस होता है। इट बल्ज इनटू यूट्राइन कैविटी, ये बल्ज इनटू यूट्राइन कैविटी आप देख सकते हो, लटक रहा था ना, या यहाँ पे कहीं लटक रहा था, ये बल्ज इनटू यूट्राइन कैविटी। एंड सब सिरस फाइब्राइड, ठीक है। अब सब सिरस या सब सिरोसल फाइब्राइड इसको हम बोलते हैं। इट प्रोजेक्ट आउटसाइड द यूट्रस, ये कहाँ है, बाहर की तरफ है यूट्रस। तो सब सिरोसल कैन नॉट विजिबल बाय दिस प्रोसीजर। तो सब सिरोसल तो नहीं दिखेगा हमें इस प्रोसीजर से। वापस से ये डायग्राम देखो और इस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये यूट्राइन फाइब्राइड की डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मैं थोड़ा रब करता हूँ इसे, ताकि आप अच्छे से इसको देखो और एक ही बारी में सारी चीजों को समझ जाओ। ठीक है, अब देखो किस किस की बात हो रही है। तो सबसे बाहर वाला जो है कौन सा है, सब सिरोसल फाइब्राइड, ये देखो बाहर है ये सबसे, तो इसलिए इसकी स्टडी नहीं हो पाती है। अब ये हैंग कर रहा है इसमें, तो ये कौन सा वाला आ गया, सब म्यूरल फाइब्राइड है, ये सब म्यूरल फाइब्राइड। और बीच में जो है जो इसको क्या बोलते हैं, इंटरम्यूरल फाइब्राइड बोलते हैं। तो 3 तरह के फाइब्राइड हैं। किसके बिहाफ पे ये 3 तरह के फाइब्राइड हैं, तो ये अपनी लोकेशन के बिहाफ पे 3 तरह के फाइब्राइड देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस में आया हुआ है, तो एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर 2020 का ये क्वेश्चन है। तो सवाल क्या पूछा गया है, पेशेंट हैज टू अंडरगो अ लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन। अब हाँ ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब आगे एक्सप्लेनेशन में इसकी डायग्राम और हर एक चीज बताऊंगा। पहले फिलहाल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 2020 में पूछा गया है, आपका एम्स नागपुर का क्वेश्चन है। पेशेंट हैज टू अंडरगो, अब पेशेंट को हमने किस प्रोसीजर में है ये, इसको हमने इसके ऊपर ये प्रोसीजर करना है, लूप इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LEEP, हाँ लिखा हुआ है LEEP, लूप इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर की वजह से लॉन्ग टर्म में कौन सा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में आता है। अब आपको पहले तो LEEP होता क्या प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए। जिस स्टूडेंट ने ये पढ़ा होगा वो जल्दी से आंसर दे दो, अपनी शीट पे आंसर को लिख लो, बाद में जब मैं इसके एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा तो टैली कर देना। याद रखना
अब देखो इसके इसमें ना एलिमिनेशन करना इजी है। कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं आएगा इसमें, कॉन्ट्रासेप्शन का कोई लेना देना नहीं है। हर्निया ये भी नहीं होता है, एब्सिस भी नहीं होता है। तो याद रखना सर्विकल इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है या सर्विकल स्टेनोसिस हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर होता ही सर्विक्स के ऊपर है। ठीक है, आंसर है इसका, करेक्ट आंसर आएगा। बट इसके एक्सप्लेनेशन समझेंगे, प्रोसीजर को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन जरूर, अब तुम जो भी एग्जाम तुम देने जाओगे ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। कॉज अभी तक इस टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। ये कुछ टॉपिक्स बचे हैं ना जहां पे तुम्हें एग्जामिनर फंसा सकता है, बट अभी देख लो, समझ लो इसको। तो लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर LWP इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर रिसेक्टिंग एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के एबनॉर्मल टिश्यू को रिसेक्ट करना है। ठीक है, रिसेक्टिंग करना है, उसे ठीक करना है या लेयर को बाहर निकालना है। ये क्या है? एन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास्ड थ्रू अ थिन वायर लूप। एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है थ्रू अ थिन वायर ट्यूब, वायर ट्यूब से पास करवाया जाता है, वायर लूप से पास करवाया जाता है। दैट एक्ट एज अ स्कैल्प। ठीक है, स्कैपल होता है, जैसे हम शेव करते हैं तो आगे स्कैपल जैसा होता है ना, उस तरह से, जो कि रिमूव करता है थिन लेयर ऑफ टिश्यू, थिन लेयर ऑफ, पतली सी लेयर ऑफ टिश्यू को रिमूव करता है फॉर हिस्टोलॉजिकल इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसको क्या करना है? हिस्टोलॉजिकल इवेल्युएशन के लिए इट कॉजेज स्क्रीनिंग। इससे क्या करेंगे हम? सॉरी, इट कॉजेज स्कारिंग, स्कारिंग होगी, इससे स्कार पड़ जाएगा, वहां पे जख्म हो जाएगा, स्टिनोसिस हो सकता है। ठीक है, एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ सर्विक्स ड्यू टू रिमूव ऑफ टिश्यू। इनकॉम्पिटेंस मतलब क्षमता, जो सर्विक्स की क्षमता थी वो ये क्षमता अपनी खो देगा। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब प्रोसीजर किस तरह से करते हैं वो डायग्राम में देखो। ये देखो किस तरह से स्पेकुलम, ये देखो, एक मिनट में ये रब कर दूं इसके आगे जो चीजें आ रही हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। अब ये देखो वेजाइना, वेजाइना के अंदर हमने ये क्या डाला हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? स्पेकुलम बोलते हैं, जिससे वेजाइनल ओपनिंग को हमने ओपन कर रखा है। उसके बाद ये लूप टूल देखो, ये यहाँ से लूप टूल डाला, ये वायरिंग यहाँ से यहाँ, और ये थिन, ये जो है ये थिन वायर है आगे से, जो कि उसमें से ये देखो किस तरह से निकाल रहे हैं, ये देखो किस तरह से लूप टूल ये क्या करेगा? थिन फ्लैप को निकालेगा। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि थिन लेयर ऑफ टिश्यू को रिमूव करना है। किसको करना है? थिन लेयर ऑफ टिश्यू को रिमूव करना है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ थिन वायर लूप, वायर लूप से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, दैट एक्ट एज ए स्केपल, रिमूविंग अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू, थिन लेयर ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? और आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था कि इससे के क्या लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? सर्विक्स जो है अपनी कैपेसिटी, अपनी जो क्षमता है वो खो देता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है सर्विक्स। ठीक है, देखो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा और कुछ कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे फाइब्रोइड वगैरह वो चीजें आई, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, अब मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप इन लेक्चर्स को नोट करो, मतलब पूरा नोट नहीं करना है, जो जो नए पॉइंट्स आपको पता चलते हैं उन्हें लिख लिया करो। क्योंकि होगा क्या, देखो जिस स्टूडेंट ने डे 1 से ये किया है ना, मतलब फर्स्ट लेक्चर से नोट्स बनाए हैं, जो उसे नहीं आता, कम से कम हर लेक्चर में अगर 10 ही पॉइंट उसको नए पता चले ना, तो उसके पास 100 पॉइंट्स बन चुके होंगे। मतलब 100 न्यू कॉन्सेप्ट उसके पास छोटे छोटे बन चुके होंगे, जो अब जो जिनसे अब वो एग्जाम के लिए रेडी है। तो अगर आपने अभी भी वो काम नहीं किया है तो प्लीज अब करना स्टार्ट करो। पहले लेक्चर से लेकर अब 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो लगभग 10 लेक्चर आपके ओबीजी के आ चुके हैं। अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा? अब मैं स्टार्ट करूंगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जीआई सिस्टम। ठीक है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जिसको आप अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम करके पढ़ते आए हो। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लगभग 400-500 क्वेश्चंस करेंगे। मतलब आपके एमएसएन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, स्टेट का एग्जाम है या चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम है, चाहे वो एम्स DSSB जो भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो लेक्चर 11 आएगा ना, वो एमएसएन के ऊपर आएगा। और अब हम एमएसएन को पहले निपटाएंगे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। एमएसएन का मैंने ऐसा रखा है, पहले मतलब पढ़ाने का तरीका मैंने क्या रखा है, पहले हम ओबीजी करेंगे। ठीक है, पहले हम ओबीजी करेंगे, ऑप्शन गायनी को करेंगे। अब ओबीजी का कितना हमने किया, तो जो ये 10 लेक्चर हो गए, इतना हमने कर दिया। ठीक है, ओबीजी के बाद हम एमएसएन का एक टॉपिक ही पूरा निपटा देंगे। ठीक है, ये कर लिया ना हमने, 10 लेक्चर कर लिए। अब एमएसएन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम आ जाएंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या ओबीजी के कुछ और टॉपिक थोड़े बहुत करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एमएसएन का एक और सिस्टम कोई। ठीक है,
मान के चलो रीनल सिस्टम उठाया हमने, ठीक है, या कार्डियोवास्कुलर नर्व सिस्टम जो भी सामने आया उसको उठाया, उसको कंप्लीट किया, फिर वापस से फंडामेंटल के कुछ टॉपिक किए, क्योंकि फंडामेंटल और ओबीजी इसमें ऐसा चैप्टर वाइज नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल आप समझो पूरा ही आपको सारे प्रोसीजर्स को पढ़ना है। और फंडामेंटल को क्यों मैं साथ साथ एमएसएन के उठा रहा हूँ, कॉज फंडामेंटल में यूजेज है, एमएसएन और फंडामेंटल रिलेटेबल है। ओबीजी को भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। जैसे ही अब इनमें से तीनों में से किसके कंप्लीट होने के चांसेस हैं, पहले हमारी कोशिश रहेगी कि ओबीजी हमारी कंप्लीट हो जाए। ओबीजी के बाद हमारा टारगेट रहेगा कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारी कंप्लीट हो जाए। जैसे ही ओबीजी कंप्लीट हुई तो हमने साथ ही में उठा लेंगे पीडिया को, ठीक है। कॉज आपने मदर का पूरा पढ़ लिया, बच्चे का पढ़ लेंगे। जैसे ही फंडामेंटल कंप्लीट हो गई, यहां से हम उठा लेंगे मेडिकल ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग को, क्लियर। जैसे ही अब यहां से एमएसएन चलते जाएगा, क्योंकि एमएसएन बहुत बड़ा है, तो एमएसएन तो चल रहा है, एक एक सिस्टम हम उसका भी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही एमएसएन या एफओएन कंप्लीट या कुछ भी इनमें से हो गया तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को उठाएंगे। एमएसएन चल रहा है, फिर टाइम बचेगा तो माइनर सब्जेक्ट्स को भी उठा लेंगे। ये मैंने खुद के दिमाग में ऐसा सोच के रखा है, इसी तरह से मैं टीम के साथ भी यही डिस्कस कर रहा हूँ किस तरह से हम पीआर यादव को कंप्लीट करवाएंगे। तो अब ये टेंशन मत लो कि सर कोर्स खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में बहुत बार किया है, ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम में कर रहा हूँ, बट होगा क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, और अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आगे आगे आप देखो होता है क्या, घबराओ मत, जरूर कोर्स कंप्लीट होगा और सिलेक्शन भी आप ही का होगा, ठीक है। तो बेयर विद मी, मुझ पर भरोसा करो। अभी तक आपने भरोसा दिखाया, इतनी देर आप देख रहे हो मुझे, ठीक है, इतने लेक्चर्स आपने देख लिए और इतनी ड्यूरेशन तक, और अभी तक भी आप रुके हुए हो, अभी आपने वीडियो बंद नहीं किया, तो आप ही का तो सिलेक्शन होगा। इसे ही तो डेडिकेशन कहते हैं। आप में सब्र आ गया ना, आप में सब्र आ गया, आप सिलेक्शन हो जाएगा। देखो लाइट चली गई है, ठीक है, आप में सब्र आ गया है, सिलेक्शन, और हमारा टाइम भी पूरा हो गया है, तो गॉड ने हमारा साथ दे दिया, लेक्चर कंप्लीट भी हो गया था, क्वेश्चन कर भी लिए थे, और अब लाइट चलेगी, कोई इशू नहीं। अब लास्ट में यही बोल रहा हूँ कि तीनों कम्युनिटीज में, व्हाट्सएप, इंस्टा एंड टेलीग्राम, तीनों पे जुड़ जाओ। व्हाट्सएप पे तो रोज क्वेश्चन आ रहे हैं, धुआंधार, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, उनका मैंने स्टार्टिंग में नाम भी लिया। नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट्स भी दिखा दूंगा मैं आपको। और सेकंड थिंग की जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इनको शेयर करो, और साथ ही साथ वीडियो को हाइप जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि आप हाइप करते हो, हमारी वीडियो जो है वो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचने का पोटेंशियल बनता है उसका, ठीक है। आप हाइप करोगे तो तभी हमारी ये वीडियोस जो है, तभी ये वीडियोस नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।